नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट का जो प्रोग्राम हम लोग का चल पड़ा है, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आपके बीच में लेकर के आया हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का अगला लेक्चर, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, लर्निंग के बारे में डेफिनेशन पिछली लेक्चर अगर आपने देखी होगी तो उसमें लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, इस बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि सीखना क्या है। तो हमने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन, कि धीरे धीरे चीज़ों को परखना, धीरे धीरे चीज़ों को समझना और समझ करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना या उसके अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करना, इसी को हम लोगों ने नाम दिया था अधिगम का। अब किस किस तरीके से हम लोग अधिगम करते हैं, तो इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के प्रकार। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आपके सामने फिर से डाल देता हूं कि अपने दोस्तों के बीच में जो लोग भी सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करिए, ताकि फ्री ऑफ कास्ट पूरा सिलेबस उनके पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने में उनको मदद मिले। आते हैं आज के अपने सेशन पे। आज का अपना सेशन मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि आपका हौसला मजबूत होना चाहिए। यूपीटेट, सुपरटेट और सीटेट सारे एग्जामिनेशन में जो मेन सब्जेक्ट है, वो मेन सब्जेक्ट है आपका सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जो है वो बेसिकली दो सब्जेक्ट है। एक अगर आप अलग करो, चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्योर साइकोलॉजी है, यानी कि जो शुद्ध मनोविज्ञान है, वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड पेडागॉजी जो है वो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स को हम लोग पेडागॉजी का नाम देते हैं, यानी किस तरीके से पढ़ाया जाए। पेडागॉजी हर सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से होगा। लर्निंग पे आते हैं। तो लर्निंग में हमने कहा था कि व्यक्ति के अधिगम को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यक्ति के व्यवहार में अनुकूलन लाना, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यही अधिगम है। तो सबसे पहले अधिगम के प्रकार के बारे में अगर बात किया जाएगा, अधिगम के प्रकार, तो ध्यान देना, दो जगहों से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है आपका अधिगम के लिए, वो बेस रहता है उसुबेल के आधार पर, यानी कि उसुबेल ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके आधार पर अधिगम का क्या प्रकार है ये पूछा जाता है उसुबेल के अनुसार। और दूसरा एक जो नाम आता है, वो नाम आता है गेगनी के अनुसार। यानी एक अधिगम का प्रकार किसके हिसाब से डिफाइन किया गया, उसुबेल के अनुसार। ये घटना है 1968 की। और एक जो तरीका है वो है आपका गेगनी के अनुसार, और ये घटना है 1965 की। लर्निंग जैसे जैसे मॉडिफाइड होती जा रही है, जिस तरीके से हम लोग सीखना के बारे में या अधिगम के बारे में धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग तरीके से उसुबेल साहब ने 1968 में, गेगनी साहब ने 1965 में। दूसरी चीज, एक प्रश्न और दिमाग में रखिएगा कि इनके हिसाब से अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, यानी उसुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, तो 4, और गेगनी के अनुसार कितने होते हैं, तो 8। अंतर क्या है उसुबेल और गेगनी के अधिगम की लर्निंग के कॉन्सेप्ट में, डिफरेंस क्या है? तो बस डिफरेंस एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि उसुबेल ने कोई आपस में कोरिलेशन नहीं बनाया। यानी ये जो 4 टाइप्स बताए हैं, उन चारों टाइप्स पे अभी डिस्कशन करूंगा कि ये जो 4 टाइप्स इन्होंने बताए थे, इसमें इन्होंने किसी भी तरीके से एक अधिगम का दूसरे अधिगम के साथ कोरिलेशन का सेटअप नहीं बैठाया। लेकिन गेगनी साहब ने एक आपकी श्रृंखला बना दी कि जब तक आप नीचे स्तर की चीजों को नहीं सीखेंगे, तब तक आप उसके ऊपर के स्तर की चीजों को नहीं सीखेंगे। यानी कि एक अधिगम का दूसरे अधिगम के साथ कोरिलेशन डिफाइन करने का या क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण करने का काम किसने किया था, तो वो किया था गेगनी ने। गेगनी, ये उसुबेल और गेगनी, ये दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। अब आया जाए, सबसे पहले उसुबेल साहब की बात किया जाए कि उसुबेल साहब के अनुसार अधिगम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया कि उसुबेल के अनुसार अधिगम 4 होंगे। कौन कौन से 4 होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक नाम दिया गया अभिग्रहण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम। दूसरा नाम दिया गया अन्वेषण
दूसरा नाम दिया गया अन्वेषण, तीसरा नाम दिया गया रटकर सीखना या रटंत अधिगम, और चौथा नाम दिया गया अर्थपूर्ण। यानी एक आपका प्रोसेस था क्या, इसको बोला गया अभिग्रहण अधिगम, इसको बोला गया अन्वेषण अधिगम, इसको बोला गया रटकर सीखना या रटंत अधिगम, और अर्थपूर्ण अधिगम यानी अर्थपूर्ण अधिगम। अब देखिए अभिग्रहण शब्द जब आएगा तो अभिग्रहण शब्द इंडिकेट कर रहा है किसको, रिसेप्शन को, यानी आप कितना ज्यादा अभिग्रहण कर रहे हो, कितना ज्यादा रिसेप्ट कर रहे हो, कितना ज्यादा रिसीव कर रहे हो, उससे बना हुआ है। अन्वेषण को मतलब है, अन्वेषण का मतलब होता है डिस्कवरिंग, यानी खोजना, खोजने वाली जो पद्धति होती है वो डिस्कवरिंग है। रटंत यानी रोट लर्निंग, रटकर सीखना यानी रोट लर्निंग, और लास्ट है आपका अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण का मतलब होता है मीनिंगफुल। ये चार हैं ऊसुबेल के अनुसार। पहले आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन कर देता हूं, तब गेगनी के अनुसार आता हूं कि गेगनी ने क्या क्या चीजों पे बात किया था, क्योंकि एक एक चीजों को बड़े आराम से चला जाएगा तो चीजें बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगी। और अधिगम के दो प्रकार हैं, श्योर सर्टेन है कि किसी एक की परिभाषा जो है ये किसी एक का पे डिपेंडेबल प्रश्न जो है वो आपके सामने रख दिए जाते हैं, तो इसलिए इनको समझना, इनका कॉन्सेप्ट डेवलप करना बड़ा जरूरी है, ध्यान देना है। सबसे पहले कहा गया अभिग्रहण अधिगम। अभिग्रहण अधिगम का मतलब समझिएगा कि किसी भी चीज को ग्रहण करके सीखना, किसी भी चीज को देख करके सीखना, ग्रहण करना, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया रिसेप्शन का। अब अन्वेषण को कहा गया डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग का मतलब क्या है कि किसी चीज को खोज करके सीखना। अब ध्यान देना है कि अभिग्रहण अधिगम को अगर आप सीधे कह दोगे कि बच्चा सारी चीजें रटता है तो यह भी बिल्कुल सही नहीं है, या अन्वेषण में आप कह दोगे कि सारी चीजें समझता ही है तो यह भी चीजें नहीं सही है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कुछ जगहों पे प्रश्न ऐसे बनेंगे कि जहां पर उसने अन्वेषण किया है कि अभिग्रहण किया है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे एक प्रश्न आपके सामने रख दूं कि मैंने एक प्रश्न यहां पर रख दिया कि भारत डैश कर लिया में आजाद हुआ। अब यहां पर हमको भरना है क्या, तो यहां पर हमको भरना है 1947, यानी ये आंसर क्या आ रहा है 1947 कि भारत जो है वो 1947 में स्वतंत्र हुआ, भारत 1947 में आजाद हुआ। अब दिमाग में रखिएगा कि क्या ये अभिग्रहण अधिगम है कि बच्चे ने उसको कहीं पढ़ा होगा, उसको रटा होगा, बिना सोचे समझे रट लिया होगा और केवल उसको रख दिया होगा, कोई गारंटी नहीं है, या केवल वो ये अन्वेषण के आधार पर कि उस समय की समस्त घटनाओं को एक दूसरे के साथ लिंक करने के बाद उसने आंसर किया होगा, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अभिग्रहण अधिगम में सारी चीजें रट ही जाए या सारी चीजें जो है वो खींची जाएं, ये कोई गारंटी नहीं है, और अन्वेषण अधिगम में सारी चीजें समझ ही जाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बस आपको डेफिनेशन क्या दिमाग में रखनी है, तो डेफिनेशन याद रखनी है दिमाग में कि अभिग्रहण का मतलब होता है कि बच्चा जिन चीजों को देख करके सीखता है, बच्चा जिन चीजों को बिना कुछ दिमाग लगाए सीखता है, उसको हम लोग नाम देते हैं अभिग्रहण अधिगम का, यानी कि रिसेप्शन लर्निंग का। और अन्वेषण अधिगम में बच्चा डिस्कवर करता है। कहीं कहीं पर अधिगम के प्रश्न जो बनते हैं, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि साइंस के ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो अन्वेषण अधिगम पर आधारित होते हैं, और नॉर्मल जो प्रश्न होते हैं, इतिहास के जो प्रश्न होते हैं, या कोई भी ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर हमको समझना कम और पढ़ना ज्यादा है, तो वहां पर हम लोग अभिग्रहण अधिगम की यानी कि रिसेप्शन लर्निंग की बात करते हैं। रटकर सीखना, एक प्रश्न बार बार पूछा गया है कि अधिगम का कौन सा तरीका सबसे बेकार माना जाता है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि रटंत अधिगम जो है यानी कि रटकर सीखना, कि जहां पर आपने कोई अन्वेषण न किया हो, जहां पे आपने कोई रिसिप्ट न लिया हो, आपने कोई मीनिंगफुल थॉट्स की बात न की हो, केवल आपको एक लाइन दे दी गई कि भारत 1947 में आजाद हुआ, आपने बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बिना कोई अगल बगल की जानकारी उठाए रट लिया कि भारत 1947 में आजाद हुआ। इस अधिगम को सबसे बेकार अधिगम की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है, लेकिन कि रटंत अधिगम भी कुछ जगहों पर
आवश्यक होता है। जैसे कहीं पर श्रृंखला अभिक्रिया की बात हो रही है, कहीं पर ABCD जैसे बात हो रही है, अल्फाबेटिकल नेचर की बात हो रही है, कहीं पर टेबल्स की बात हो रही है, कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं, तो वहां पर हमारी मजबूरी है कि जब कोई अधिगम काम नहीं करता है या कोई भी लर्निंग जब काम नहीं करती है तो वहां पे कौन सी लर्निंग पर फोकस होता है, तो वहां पर फोकस होता है रोट लर्निंग पे, यानी कि रट कर सीखना पे, रटंत अधिगम पे। अर्थपूर्ण सीखना सबसे शानदार अधिगम का जो तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका जो माना गया है वो मीनिंगफुल लर्निंग है, कि आप पहले चीजों को पढ़ें, दूसरे नंबर पर चीजों को समझने का प्रयास करें, तीसरे नंबर पर अन्वेषण करें, और जब उसका अर्थ समझ में आ जाए और वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए तो ये चीज आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठी रहेगी। इसलिए सबसे शानदार तरीका यानी सबसे गलत तरीका जो माना गया किसको, रटंत अधिगम को, और सबसे सही तरीका माना गया किसको, तो अर्थपूर्ण अधिगम को। ये किसके अनुसार मैं डिस्कशन कर रहा हूं, तो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसुबेल के अनुसार। अगर आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछ दिया जाए कि उसुबेल के अनुसार अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि उसुबेल के अनुसार अधिगम 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार हैं, तो रिसेप्शन लर्निंग है, डिस्कवरिंग लर्निंग है, रोट लर्निंग है, मीनिंगफुल लर्निंग है। यानी अभिग्रहण अधिगम है, अन्वेषण अधिगम है, रटंत अधिगम है और अर्थपूर्ण अधिगम है, जिसमें सबसे सही माना जाता है किसको, तो सबसे सही माना जाता है अर्थपूर्ण अधिगम को, और सबसे गलत माना जाता है किसको, तो सबसे गलत माना जाता है रटंत अधिगम को। ये किसके अनुसार मैं चल रहा हूं, तो मैं चल रहा हूं उसुबेल के अनुसार, जो एक मनोवैज्ञानिक थे। इस सारे अधिगम का उसुबेल साहब ने आपस में कोई रिलेशन नहीं बनाया। सबसे शानदार मनाया किसको या सबसे सही बताया किसको, तो अर्थपूर्ण अधिगम को। और किसी भी टीचर के लिए क्लास में खड़े होने से पहले, पढ़ाते समय सबसे पहले कौन से लर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो अर्थपूर्ण अधिगम की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ेगी। क्योंकि टीचर केवल रट करके काम नहीं चला सकता, केवल डिस्कवरिंग करके भी काम नहीं चला सकता, और केवल अभिग्रहण करके काम नहीं चला सकता। टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको अर्थपूर्ण अधिगम की जानकारी हो, यानी जो वो पढ़ा रहा हो उसको समझ रहा हो, उसको समझाने की क्षमता भी उसके अंदर हो, तो वो आपकी कंडीशन बनती है अर्थपूर्ण अधिगम की। तो ये तो हो गया उसुबेल के अनुसार। अब आते हैं दूसरा, जस्ट डबल हैं गेगनी साहब। गेगनी साहब के 8 प्रकार बताए गए हैं कि अगर पूछा जाएगा कि उसुबेल के अनुसार तो 4 प्रकार और गेगनी के अनुसार तो 8 प्रकार। अब ध्यान देना है कि गेगनी का 8 प्रकार कौन कौन सा है। तो गेगनी के 8 प्रकार में सबसे पहले रखा गया सांकेतिक अधिगम को। सबसे पहले रखा गया किसको, सांकेतिक अधिगम को। दूसरे नंबर पर नाम दिया गया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरे नंबर पे क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा नाम रखा गया सरल श्रृंखला। तीसरे नंबर पे क्या है, सरल श्रृंखला। चौथे नंबर पर शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य, चौथे नंबर पर शाब्दिक साहचर्य। फिर उसके बाद अगर 5वें नंबर पर आप आते हो तो 5वें नंबर पर विभेदीकरण की बात होती है। 5वें नंबर पर विभेदीकरण की बात होगी। 6वें नंबर पर संप्रत्यय अधिगम की बात होगी। संप्रत्यय अधिगम की, जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते हैं, संप्रत्यय अधिगम की बात होगी। उसके बाद आपके नियम की बात होगी कि नियम क्या होंगे, तो 3 3 3 6 और 1 7 नियम हो गए। और लास्ट जो है वो है आपका समस्या समाधान अधिगम। यह आपका गेगनी का अधिगम का नियम है। अब इसको मैं हटा देता हूं, उसुबेल साहब को यहां से हटा देता हूं क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी गेगनी साहब को समझाते समय, तो इसलिए इसको मैं हटाता हूं। अब देखिए कि हमने क्या बताया कि उसुबेल ने 4 प्रकार बताए थे। उसुबेल ने 4 प्रकार बताए थे, अभिग्रहण बताया था, अन्वेषण बताया था, रटंत बताया था और अर्थपूर्ण बताया था। ये 4 प्रकार किसने बताए थे, उसुबेल साहब ने।
और कहा था कि अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत या अर्थपूर्ण अधिगम का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब आप इनको पढ़ोगे, गेगनी साहब को पढ़ोगे, तो उन्होंने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बना दिया और उस त्रिभुज में कहा कि सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा सांकेतिक। कि आप पहले क्या सीखोगे, तो सबसे पहले सांकेतिक सीखोगे। दूसरे नंबर पर क्या सीखोगे, तो दूसरे नंबर पर उद्दीपक अनुक्रिया सीखोगे। तीसरे नंबर पर सरल श्रृंखला सीखोगे। चौथे नंबर पर शाब्दिक साहचर्य सीखोगे, यानी ये अधिगम के प्रकार है। उसके बाद विभेदीकरण आपको आने लगेगा, यानी विभेदीकरण आप सीख लोगे। विभेदीकरण के बाद आप संप्रत्यय सीखोगे, यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे आप आ जाओगे। उसके बाद आप नियम अधिगम पर आ जाओगे और सबसे लास्ट में आप पहुंचोगे कहाँ, तो सबसे लास्ट में आप पहुंचोगे समस्या समाधान पर। यानी ध्यान देना है कि हम कैसे बढ़ रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर। जब तक हमको सांकेतिक अधिगम नहीं आएगा, सांकेतिक अधिगम का मतलब कि यहाँ पर सिग्नल लर्निंग की बात हो रही है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सिग्नल लर्निंग की, कि आप किसी भी चीज को बार बार सीखते हो कैसे, तो सिग्नल लर्निंग। जैसे इसको हम लोगों ने इसको डिफाइन किया गया था पावलोव साहब वाले सिस्टम से, कि पावलोव साहब ने क्या किया, तो कुत्ता लार घंटी, आपको याद होगा पावलोव की जो थ्योरी थी उसके अंदर कुत्ता लार घंटी, यानी कि कुत्ते को केवल एक सिग्नल दिया जा रहा है और उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जा रहा है। यानी केवल संकेत मात्र से उसके अंदर लर्निंग हो जा रही है, केवल संकेत मात्र से वो सीख जा रहा है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं सांकेतिक अधिगम का। दूसरे नंबर पर उद्दीपक अनुक्रिया, यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई चीज सीख रहे हो, जैसे चूहे का एग्जांपल लिया गया कि स्किनर साहब का जो चूहा है वो लीवर को दबा करके निकल जा रहा है। क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रिस्पांस से उसको फायदा मिल रहा है। तो जहां पर स्टिमुलस होगा वहीं पर रिस्पांस होगा, और जहां पर स्टिमुलस और रिस्पांस दोनों होंगे वहीं पर लर्निंग होगी। ये कौन सिखाता है, तो ये सिखाता है हमारा दूसरा। यानी कि जब तक आप सांकेतिक रूप से नहीं सीखोगे तब तक आप एसआर लर्निंग नहीं कर पाओगे। उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम तभी होगा जब आप सांकेतिक रूप से सीखना सीख चुके होगे तब। तीसरे नंबर पर आया सरल श्रृंखला। सरल श्रृंखला का मतलब क्या है, तो सरल श्रृंखला का मतलब यहाँ पर सिंपल चेनिंग से है, कि सिंपल चेनिंग प्रोसेस आपको कब आएगी, तो सिंपल चेनिंग प्रोसेस आपको आ जाएगी कब, जब आप चीजों को समझना सीख जाओगे, जब आप चीजों को जान जाओगे कि इसके बाद क्या। नॉर्मली जितने भी हमारे यहाँ पर कोशिकीय काम होते हैं, पेशीय संवेदनाएं होती हैं, जैसे अगर आप कभी गाड़ी चलाना सीखे होगे, अगर आप गाड़ी चलाना सीखे होगे तो शुरुआत में क्या होता था, तो शुरुआत में जब आप क्लच दबाते थे तो आप क्लच की ओर देखते थे कितना दबाना, उसके बावजूद भी आप परफेक्शन नहीं ले पाते थे। जब आप गियर चेंज करते थे तो गियर चेंज करते समय आप नीचे की ओर देखते थे कि गियर में सही लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे आपने इस तरीके से सिंपल चेनिंग अपनी बना ली है, अपनी सरल श्रृंखला इस तरीके से बना ली कि कितना गियर और कितना क्लच लिया जाए बिना देखे। अगर आपको रास्ते में आंख बंद करके भी चलाने को कह दिया जाए तो कुछ दूरी तक आप ड्राइव कर सकते हो। ये कैसे संभव हो पाया होगा, तो ये संभव हो पाया है सरल श्रृंखला की वजह से, क्योंकि आपने सिंपल चेनिंग प्रोसेस को क्रॉस कर लिया है, सिंपल चेनिंग प्रोसेस को आप समझ चुके हैं, इस वजह से इस तरीके की हो जाती हैं चीजें। चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य का मतलब कि इसके बाद क्या, इसको हम लोग का नाम देते हैं वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन, बाहर जा रहा हूं थोड़ा सा, तो वर्बल एसोसिएशन। तो वर्बल एसोसिएशन यानी कि शाब्दिक साहचर्य की ए के बाद क्या आएगा, ये आपके दिमाग में सेट है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, डी, या हिंदी में आ जाते हैं तो क के बाद क्या आएगा, ख होगा। शुरुआती कौन होगा, तो क होगा। अंतिम कौन होगा, तो ग होगा। ये सब चीजें कैसे आई, क्योंकि
वर्ब के साथ या वर्बल वर्ड्स के साथ या जितने भी आपके सामने शब्द रखे जाते हैं उन शब्दों में एक साहचर्यता आ जाती है, उन शब्दों में एक रिलेशन आ जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे बढ़ रहे हो नीचे से ऊपर की। पहले आपने क्या सीखा? तो सांकेतिक सीखा, दूसरा आपने उद्दीपक अनुक्रिया सीखा, तीसरा आपने सरल श्रृंखला सीखी, चौथा आपने शाब्दिक साहचर्य सीखा। अगला आपका जो है वो विभेदीकरण है। विभेदीकरण को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी अब क्या करते हो कि आप अलग अलग पैटर्न की दो चीजें अगर आपके सामने रख दी जाएं, यानी दो अलग अलग तरीके की चीजें आपके साथ सामने रख दी जाएं, तो आप उसके अंदर विभेद कर लेते हो कि अगर छोटे बच्चे के सामने दो तरीके के फल रखे जाएं, पहले तो वो सीखता है क्या कि ये फल है, फिर उसकी क्या होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स करने लगता है, फिर क्या सिंपल चेनिंग बन जाती है, फिर वर्बल एसोसिएशन हो जाता है। अब फलों के अंदर अंतर करना, बड़ा ए और छोटा ए, यानी कि जो बड़े अक्षर होते हैं और छोटे अक्षर होते हैं, उसमें क्या करता है वो विभेदीकरण की क्या होगा, तो ये कैपिटल ए है, ये क्या है तो स्मॉल ए है। ये विभेदीकरण कंडीशन यानी कब आ रही है? जब उसने शाब्दिक साहचर्य सीख लिया है। तो 5वां नंबर आ रहा है आपका डिस्क्रिमिनेशन। अब उसके ऊपर जब जाएगा तो उसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का। यानी ये क्या है 6वें नंबर पर आता है कि ये तभी आप सीखोगे जब चीजों में आप विभेद करना सीख जाओगे, तब हर चीज को लेकर के आपका एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक अलग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपके दिमाग में आने लगेगी। यानी अब धीरे धीरे आपका लर्निंग प्रोसेस का जो लेवल है वो धीरे धीरे बेहतरीन हो रहा है। आगे चलते हैं तो अगला नंबर है 7वां हम लोग कह रहे हैं नियम। नियम को हम लोग कहते हैं रूल, कि रूल लर्निंग। तो रूल लर्निंग में क्या है कि आप नियम पर आधारित कार्यों को संपादित करने में कुशल हो जाते हो कि कैसे कैसे हम लोग आगे चलें। और जब यहाँ पर आप आगे आ जाते हो तो इसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में भी आप आ जाते हो, यानी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी आप जान जाते हो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको डाल दिया जाए, पैराजंबल आपके सामने रख दिया जाए, कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने रख दिया जाए, तो आप समस्याओं से विचलित नहीं होते हो, समस्याओं के समाधान में जूझ जाते हो। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सबसे नीचे सांकेतिक, उद्दीपक, सरल श्रृंखला, फिर शाब्दिक साहचर्य, फिर विभेदीकरण, फिर संप्रत्यय, फिर नियम, फिर समस्या समाधान। प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न पे भी आ जाता हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो कहा कि गेगनी के अनुसार अधिगम का सबसे न्यूनतम स्तर होता है। तो अधिगम का सबसे न्यूनतम स्तर क्या होता है? सांकेतिक। और गेगनी साहब के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर क्या होता है? तो उच्चतम स्तर में जो बालक है वो समस्या समाधान सीख जाता है, यानी उसके सामने चीजों को उलट पलट के थोड़ा सा बदल करके भी रखेंगे तो वो बदलेगा नहीं। फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आएगा सांकेतिक यानी कि सिग्नल, दूसरे नंबर पर आएगा स्टिमुलस रिस्पांस यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरे नंबर पर आएगा आपका सरल श्रृंखला जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल चेनिंग लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य इसको हम लोग कहते हैं वर्बल एसोसिएशन, विभेदीकरण इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, नियम यानी कि रूल लर्निंग, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इस तरीके से गेगनी साहब के 8 प्रकार है। फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं कि उसुबेल के अनुसार अधिगम के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो अभिग्रहण है, अन्वेषण है, रटंत है और अर्थपूर्ण है। 4 किसके हो गए? उसुबेल साहब के अनुसार। गेगनी साहब एक चीज और याद रखिएगा कि गेगनी साहब की किताब आई थी, ये भी पूछा जाता है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसी किताब में उन्होंने अधिगम की ये परिभाषाएं दी हैं या अधिगम के ये प्रकारों के बारे में चर्चा किया। फिर से याद दिला रहा हूं, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में गेगनी साहब ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। सबसे निचला स्तर रखा सांकेतिक को, उसके ऊपर रखा उद्दीपक अनुक्रिया को, उसके ऊपर रखा सरल श्रृंखला को, उसके ऊपर रखा शाब्दिक साहचर्य को, उसके ऊपर रखा विभेदीकरण को, उसके ऊपर रखा संप्रत्यय को, उसके ऊपर रखा नियम को, और सबसे सर्वोच्च स्तर माना है किसको? तो समस्या समाधान को। तो ये धीरे धीरे आप लर्निंग प्रोसेस का टाइप जो है आप जान गए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों के अंदर इसको शेयर करिएगा।
और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में भी ये वीडियो मददगार होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो देखते ही आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हौसला बढ़ाते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यूज़ देते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब करते हो, उतना ही ज़्यादा एनर्जी लेवल भी बूस्टअप होता है और अपने कीमती समय में से समय को चुरा करके आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, हमारा साथ हमेशा देते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।